नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मानसून सत्र का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है। लोकसभा में मंगलवार को राज्यों को ओबीसी की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाला बिल बिना किसी विरोध के पास हो गया। आपको बता दें कि पेगासस कृषि कानून और ईंधन के दाम पर सदन में लगातार हंगामा कर रहा विपक्ष ओबीसी के मुद्दे पर सरकार के साथ रहा। वहीं कृषि कानूनों और पेगासस जासूसी विवाद समेत कई मुद्दों पर विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से राज्यसभा की जो कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है और लोकसभा की कार्यवाही भी लगातार बाधित हो रही। आपको बता दें कि आज राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू भावुक हो गए। मंगलवार की घटना का जिक्र करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि कल जब तक कुछ सदस्य मेजों पर चढ़ गए तब इस सदन की सारी पवित्रता खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन की मर्यादा भूल गया है। विपक्ष सरकार को क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, इस पर मजबूर नहीं कर सकता है। हालांकि लोकसभा की कार्यवाही तय समय से 2 दिन पहले ही स्थगित हो गई है। ओबीसी संशोधन बिल पास होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं लोकसभा आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। सत्र का समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र में कार्यवाही अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं चल सकी। निरंतर व्यवधान के कारण महज 22% उत्पादक रहा। आपको बता दें कि विपक्ष की मांग पर राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। राज्यसभा में चर्चा के बदले और सिर्फ हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा डेस्क पर चढ़कर नारेबाजी करते हुए नजर आए। सदन में अधिकतम कामकाज हो, विधायी कार्य भी हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो। माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की अपेक्षा और आकांक्षाओं को भी सदन के माध्यम से सरकार तक इस बार लगातार गतिरोध रहा। और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। पिछले 2 वर्ष के कामकाज की दृष्टि से अधिक उत्पादकता वाले रहे। देर रात तक सदन भी चला। कोविड महामारी के समय में भी माननीय सक्रिय रूप से सदस्यों की भागीदारी रही। तो आज सभापति खुद भावुक हो गए। काला कानून वापस लो का नारा लगाते हुए भाजपा ने आसन की ओर रूल बुक भी फेंक दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा नेता इस वीडियो के जरिए कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और वीडियो में देखा भी जा सकता है कि कैसे विपक्षी दलों के नेता नारेबाजी कर रहे हैं। न्यूज रूम से लाइव इस समय हमारे साथ अमल चतुर्वेदी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमल, आज बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। पहले तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होगी, उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही। हालांकि हमने देखा है कि जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से ही लगातार शोर शराबा हुआ है। इस बार ना तो कोई कार्रवाई ढंग से हो पाई है और ना ही कोई बिल पास पूरी तरीके से हो पाया है। लेकिन आज हद हो गई जब अनिश्चितकाल के लिए संसद स्थगित हो गई। बड़ी बात कह रही हैं आप काजल, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, लोकसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो गई है अनिश्चितकालीन के लिए। और यह आखिरी हफ्ता था। यकीनन 13 अगस्त को यह पूरा प्रोसीडिंग जो थी वो ख़त्म होने वाली थी, लेकिन उसके बीच में आज 11 अगस्त को जब हर कोई कयास लगा के बैठा हुआ था कि अब एक अच्छी खासी चर्चा का दौर देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पर इस चर्चा को विराम दे दिया गया और लोकसभा स्पीकर की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि अब ये कार्रवाई जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है।
तो वहीं दूसरी तरफ यदि अगर राज्यसभा की हम बात करें तो ओबीसी संशोधन बिल जो है वो आज प्रेजेंट होने वाला है, उसी के ऊपर लगातार चर्चा भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब अभी तक उसके अंदर भी लगातार जो है हंगामे की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। हम यदि अगर शुरू से बात करें 19 जुलाई को जब यह मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी, तब से ही लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है। विपक्ष की सीधे तौर पर मांग है कि पेगासस जो मामला है उसके ऊपर हमारी बातचीत हो, उसके बाद जो कृषि कानून है उसको लेकर हमारे बीच में बातचीत हो, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, कोरोना है जिसको लेकर हमारे बीच में बातचीत हो, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई है जिसको लेकर भी बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है कि लोकसभा की इतने दिनों की चली हुई कार्रवाई में ना तो कोई प्रॉपर मुद्दा उठ पाया और ना ही कहीं ना कहीं किसी तरह से कोई चर्चा हो पाई। पेगासस मामले को लेकर इतनी ज़्यादा खींचतान का दौर देखने को मिला, विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी हुई, सरकार ने अपना पक्ष रखा, लेकिन उसके बावजूद भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे तौर पर यही कहा कि यदि अगर मामला कोर्ट ऑफ जस्टिस में है तो अब इसका सोशल मीडिया के अंदर किसी भी तरह से वायरल नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को संसद की गरिमा को मायने रखना चाहिए उस बात को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी दल इस बात को लेकर अड़ चुके हैं कि यदि हम सवाल पूछ रहे हैं, लोकतंत्र में हर किसी को सवाल पूछने की अधिकार है काजल, और जैसे कि यदि अगर एक ना आम नागरिक भी हो या फिर हम पत्रकार के तौर पर हो या फिर अब नेता भी जो है वो भी सवाल पूछेंगे, तो यदि अगर सरकार उनके सवाल के लिए जवाबदेही नहीं रखती है तो आखिरकार विपक्ष के स्वरूप को अख्तियार दे, क्योंकि ना तो सरकार की तरफ से इतने सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ना ही तो किसी की तरह के कामों की जानकारी दी गई है। तो आखिरकार विपक्ष सवाल पूछे तो किस मुद्दे पे पूछे? तो वही सरकार की तरफ से सीधे तौर पे कहा गया है कि सरकार हमेशा से ही सीधे तौर पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष का हंगामा करने की तस्वीरें जो दिखा रहा है विपक्ष की तरफ से वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, जायज नहीं है। कल भी हमने वो तस्वीर देखी थी जब राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद ने कृषि कानूनों को लेकर विरोध जताया था, कृषि कानून के बिल को लेकर वो टेबलों पर चढ़ गए थे। ये कहीं ना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता है इस तरीके का बिहेवियर, चाहे यदि अगर हम स्कूल में भी होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं, इस तरीके का बिहेवियर जस्टिफाई नहीं होता। विरोध करने का हक हर किसी को है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की तस्वीरें दिखना जरूर शर्मनाक करती हुई ये तस्वीरें हैं। जी काजल, बहुत शुक्रिया अमल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत शर्म की बात है, जाहिर सी बात है शर्म की बात है, क्योंकि अनिश्चित काल के लिए अगर लोकसभा को स्थगित किया जाता है तो भावुक होना भी अध्यक्ष का बनता है, क्योंकि मानसून सत्र की जब से शुरुआत हुई है हमने शुरुआत से ही देखा है किस तरीके से हंगामा हुआ है। इस बार ढंग से कोई बिल पेश नहीं हो पाया क्योंकि विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ शोर शराबा किया, सिर्फ और सिर्फ हंगामा किया, डेस्क पर चढ़कर पर्चे फेंके, हंगामा किया, एक दूसरे की खिल्लियाँ उड़ाई। मंगलवार को भी राज्यसभा की बैठक हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे से पहले 2 बार और 2 बजे के बाद 3 बार बाधित हुई। हंगामे के कारण उच्च सदन में शून्यकाल नहीं हो पाया। प्रश्नकाल बेहद संक्षिप्त रहा, बहुत छोटा सा रहा और देश में कृषि से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान पर अल्पकालिक चर्चा में केवल 2 ही वक्ता अपनी बात रख पाए। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई को शुरू हुआ था, लेकिन 2 सप्ताह से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है और कार्यवाही पूरी तरीके से स्थगित हो गई है। आपको बता दें कि राज्यसभा में हंगामा हुआ, सभापति भावुक हो गए। कल की सदन की जो घटना है उससे भी दुखी दिखाई दी है। मानसून सत्र की शुरुआत जब से हुई है तब से लेकर सिर्फ और सिर्फ हंगामा हुआ है। ओबीसी संशोधन बिल सिर्फ एक ऐसा बिल है जिस पर विपक्ष ने सहमति जताई है, जिस पर विपक्ष सहमत हुआ है। उसके अलावा कोई भी ऐसा बिल नहीं है जिस पर ढंग से चर्चा हो पाई हो, कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिसको ढंग से बिना किसी शोर शराबे के चर्चा के बीच लाया गया हो। एक दूसरे की बेइज्जती की जाती है सिर्फ और सिर्फ। इससे साफ पता चलता है कि पब्लिक के पैसों की बर्बादी होती है, क्योंकि संसद से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। जब बिल पास होता है तो विधेयक पास होता है तो उन उम्मीदों के साथ में पब्लिक को उम्मीदें होती हैं कि इस बार उनको बहुत सारी राहत मिलेगी। कोई ना कोई प्रस्ताव अगर पास होता है तो जाहिर सी बात है वो सीधा पब्लिक से जुड़ा होता है, उसका सीधा सरोकार जनता से होता है। लेकिन जब कार्यवाही बाधित हो जाती है तो उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसों की बर्बादी, आसन पर फाइल फेंकना शर्मनाक है। ये आज वेंकैया नायडू ने बात कही है। राज्यसभा में हंगामा हुआ, सभापति खुद आज भावुक होते हुए नजर आए।
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत स्वागत है। दिलीप यशवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि हमने देखा सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ने इस बार हंगामा किया है। हंगामा के अलावा हमें कुछ सदनों में देखने को नहीं मिला है, ना तो हमने राज्यसभा में देखा इस बार, ना ही लोकसभा में देखा। आखिरकार ये हुआ है कि अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि हंगामा हो रहा है। बहुत दुख की बात है और शर्मनाक है। जी देखिए, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सदन में विपक्ष की बातों को नहीं सुना गया, जो विपक्ष मांग कर रहा था उसकी बातों को दरकिनार किया गया और उसकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे पेगासस का मुद्दा हो, चाहे किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या महंगाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए ये क्या है, सदन को चलने की जिम्मेदारी जो है सरकार की है, मोदी सरकार की है जिम्मेदारी कि यह सदन को सुचारू रूप से चलाए। अगर सदन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अगर विपक्ष कुछ मांग कर रहा है कोई मुद्दे को लेके, तो उसको सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस मुद्दे पे बैठे और बैठ करके चर्चा करे और सदन को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है और जवाबदेही बनती है। इसमें विपक्ष को सिर्फ आरोप लगाना यह बिल्कुल सही बात नहीं है, जैसा कि सरकार के नुमाइंदे ये करते आ रहे हैं, टीवी पे बैठ के या चैनल पे बैठ के या विज्ञापन के द्वारा यही दुष्प्रचार करते आ रहे हैं कि विपक्ष जो है सदन चलने नहीं दे रहा है। लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं यही है कि पेगासस जैसा मुद्दा जो भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, अगर विपक्ष मांग करता है कि उस मुद्दे पे चर्चा किया जाए तो क्यों नहीं है सरकार उस मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार होती है। इसलिए तैयार नहीं होती है कि विपक्ष की सरकार कहीं न कहीं पेगासस मुद्दे पे अंदर तक इन्वॉल्व है और उसने जासूसी करवाई है। उसने जुडिशरी की जासूसी करवाई है, मीडिया के लोगों की जासूसी करवाई है, विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवाई है, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी की जासूसी करवाई है। तो कहीं न कहीं आप ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारे देश में है, ये हमारा देश जो है सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतंत्र को आप तहस नहस कर देते हैं और अपने तानाशाही रवैये से जो है ये सदन को चलाने की कोशिश करते हैं, जो यह बिल्कुल सही नहीं है। जी ठीक है। आलोक वत्स जी, सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाना, जितना जिम्मेदार विपक्ष है उतना ही जिम्मेदार सत्ता पक्ष भी है, नकार नहीं सकते आप इस बात को। आलोक जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आलोक जी, कार्यवाही स्थगित हो गई है, जितना जिम्मेदार विपक्ष है सत्ता पक्ष नहीं नकार सकता इस चीज को। जिम्मेदारी आपकी पूरी थी और ज्यादा थी। नहीं, हमने प्रधानमंत्री ने सत्र के पहले इन सबों को बुलाकर और संबोधित किया था, कहा था आप लेकिन ये लोग जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, ये तो स्कूलों में भी नहीं होता है ऐसा व्यवहार। मैं मानता हूँ ऑपोजिशन का काम है एक्सपोज, डिपोज एंड प्रपोज, तो यहाँ यहाँ तो सिर्फ अनार्की है। इस मेज पे चढ़ के और देख रहे हैं। आपकी बात पूरी करेंगे, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना, आपकी बात पूरी करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तीनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, अपनी बात पूरी करिए आप। आलोक जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? बिल्कुल सुन पा रहे हैं कि क्या ये पूरा देश देख रहा है। हाँ, इस तरीके का व्यवहार लोकतंत्र में कहीं से भी एक्सेप्टेबल है क्या? आपने कितना ज्यादा स्टेट और सेंटर का पैसा बर्बाद किया है, इसकी भी कोई आपको अंदाजा है? 22 घंटे मात्र 19 जुलाई से सत्र मानसून का चालू है, मात्र 22 घंटे चली है। उसमें भी कुछ विधेयक की पास हो गए, जहां आपको वोट बैंक की पॉलिटिक्स नजर आई, वहां आप हमारे साथ खड़े हो गए। ओबीसी के बिल पे आपने कोई अपोज नहीं किया, लेकिन लोकसभा स्पीकर को भावुक किया, उपराष्ट्रपति और
राज्यसभा के सभापति भावुक हो गए। ये किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं? ये कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये सरकार की कोई गलती नहीं है, आपको ऐसा लगता है? सरकार के तो मुखिया ने कहा कि आप तीखे से तीखे प्रश्न पूछिए, लेकिन हमको भी उत्तर देने का मौका दीजिए। इन्होंने कोई सत्र चलने ही नहीं दिया है। आपने उनको चर्चा करने का मौका दिया? वो हमें दे ही नहीं रहे मौका। हम डिबेट करने के लिए पार्लियामेंट में आए हैं, लेकिन वो डिबेट करने का दे रहे हैं। और ऐसा थोड़ी होता है, जो वो कहेंगे वही हम करेंगे। क्या जनता ने हमको इसलिए चुन के भेजा है गलती कोई कि नहीं जो स्वीकारेगा? पोजीशन ठीक है है, वही करो? आती हूँ। आप दोनों में से गलती कोई स्वीकारने को तैयार नहीं है। दिलीप जी, आज वो हुआ गलती है, हमने आज की क्या है? ठीक है, आती हूँ सर, आती हूँ। दिलीप जी, आज वो हुआ है जो कि बहुत आप शर्मनाक गलती है। तो बताइए कि हमने क्या गलती की है। आती हूँ सर, आती हूँ। आपका रिएक्शन लेते हैं। दूसरे मेहमान भी है। दिलीप जी, आज वो हुआ जो कि बहुत शर्मनाक है। सिर्फ सभापति ही नहीं बल्कि सबको ऐसा लगता है, और हमने ये डे 1 से देखा है, और ये होना था। इसकी उम्मीद थी कि लास्ट में जाकर यही होगा। काजल जी, ये शर्मनाक जरूर है, लेकिन ये शर्मनाक इस देश की संसद के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा है, और इस देश के संविधान के लिए बहुत ज्यादा है। आप देखें, अभी भाजपा के प्रवक्ता के मुंह से सच्चाई निकल गई। उस सच्चाई को अभी मैं बताऊंगा क्या सच्चाई उन्होंने कबूल कर ली है बातों बातों में खुद ही। और मुझे लगता है कि इनकी पार्टी अगर देखेगी तो इसके लिए इनको शायद कहा भी जाएगा कि ये बात आपने क्यों मीडिया में बैठ करके कही। संसद में जितना भी लड़ाइयां होती हैं वो देश हित और समाज हित के लिए नहीं होती, और पब्लिक हित के लिए बिल्कुल नहीं होती, स्वयं हित के लिए होती हैं। जिन चीजों पर राजनीतिक उल्लू नहीं सीधे होते हैं, राजनीतिक माइलेज पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मिलता है, उन सब्जेक्ट्स पर हंगामा भरपूर होता है, चाहे मेज पे चढ़ना पड़े, चाहे फाइलें फेंकनी पड़े, चाहे माइक उखाड़ना पड़े। और ये कारण सिर्फ इस बात है कि अनपढ़ नेता जब संसद में जाकर के बैठेंगे, जब संसद में कोई नेता जाता है तो जाने से पहले संविधान की शपथ खाता है, शेड्यूल 3 में दी है कि मैं इस देश के संविधान और कानून के हिसाब से देश की जनता की सेवा करूंगा। मैं गारंटी करता हूं कि 90% नेताओं ने संविधान कभी पढ़ा नहीं होगा, कानून वो जानते नहीं होंगे, तो जब झूठी कसम खाएंगे तो संसद में जाके यही करेंगे जो वो करते हैं। और अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जहां पर वोट बैंक की राजनीति होती है वहां कोई हंगामा नहीं होता है। ये सत्य है। ये जो ओबीसी का अमेंडमेंट बिल लाया गया है, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, इससे किसी ओबीसी को फायदा नहीं दिया जाएगा। और जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, रिजर्वेशन की पॉलिसी आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉलिसी है, वोट बैंक की पॉलिसी है, पब्लिक को बेवकूफ बनाने की पॉलिसी है। इससे सिर्फ और सिर्फ फायदा राजनीतिक पार्टियों को होता है, और अभी भी राजनीतिक पार्टियों को ही होगा, और सबको होगा। इसीलिए ओबीसी के अमेंडमेंट बिल पर किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई हंगामा नहीं किया। ठीक है रत्नाकर जी, आप लोगों ने समर्थन किया था ओबीसी का। ऐसा कोई बिल नहीं है जिसका आप लोगों ने समर्थन किया हो? समर्थन के साथ साथ काजल जी, समर्थन के साथ साथ लिमिट को 50% से बढ़ाने की भी वकालत करी गई है। बिल्कुल वकालत की गई, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा चर्चा से पहले कि आज इस बात पर चर्चा होगी, और पहले ही कह दिया था कि हम इसके लिए तैयार हैं, समर्थन करते हैं। और उन्होंने 15 विपक्षी दल और भी बताए थे कि हम इसका समर्थन करते हैं। पहले रत्नाकर जी आपका रिएक्शन। आती हूँ आलोक जी। सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए आप लोगों ने समर्थन कर दिया। जी 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 बिल्कुल। देखिए क्या है, दिलीप जी जो बात कह रहे हैं सर, जरा उसकी गहराई में भी जाना चाहिए, और जाने की जरूरत है इनको। आज क्या है, आज जो है देखिए संसद में धड़ाधड़ बिल पास किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिना डिस्कशन के, बिना उसमें कुछ अमेंडमेंट के धड़ाधड़ बिल पास ध्वनिमत से पास किया जा रहा है। यह प्रक्रिया कहीं न कहीं लोकतांत्रिक नहीं है। आप बिल पास कराने के लिए तो संसद को सुचारू रूप से चलाते हैं, लेकिन जब हम लोगों की जुड़ी हुई समस्याओं की मांग करते हैं कि आप उस पर चर्चा करिए, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पे मांग करते हैं कि उस पर चर्चा करिए, किसान जो बेचारे 8 महीने से ऊपर हो गया जो सीमा पे बैठे हैं, 600 किसान शहीद हो गए हैं, उनके ऊपर अगर चर्चा करिए तो यह सरकार चर्चा नहीं कर पाती है। कारण उसका यह है कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, आम आदमी की तो सरकार है नहीं। तो इनको जहां पे फायदा, जो पूंजीपतियों से संबंधित जो बिल आएंगे उसको धड़ाधड़ पास कराते हुए उसको पास करा देंगे, ताकि इनका जो है पॉलिटिकल जो है वो चीजें चलती रहेगी। देखिए मैं पूरी कर लेने दीजिए बात दिलीप जी, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए क्या है, ये इनके सहयोगी दल भी ये कह रहे हैं कि अगर कुछ चीजें अगर गलत हुई हैं, अगर पेगासस जासूसी स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है,
तो सरकार को उस पर जांच करने में हर्ज क्या है? आप भी तो आज एफआईआर सरकार कराने ये को कह तैयार रही नहीं है है। कि आप भी तो हमारे पास एफआईआर सबूत- कराने को रत्नाकर जी राहुल गांधी का फोन टैप हुआ, आप भी तो उसकी एफआईआर कराने को तैयार नहीं होते ना। आप भी तो उस दिन इस मुद्दे को उठाते हैं जिस दिन सत्र की शुरुआत हो जाती है, उससे पहले तो आपने भी नहीं उठाया। देखिए क्या है, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता दे रहा हूं कि यह जो पेगासस स्पाईवेयर का जो जासूसी की गई थी वो सन 17 से लेकर सन 19 तक की गई थी। तो अभी जब 45 देशों के 17 एजेंसियों ने जब यह जांच की, तभी वो पाया गया कि इस तरह की जासूसी हुई है, और वो सदन के चालू होने से राहुल गांधी का पहले फोन वो हैक चीजों हुआ, का ये आपको disclosure कब हुआ पता है। चला? तो रत्नाकर सदन में जी हम मुद्दा रत्नाकर जी उठाएंगे ही ना, आती जब आती राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी रत्नाकर जी कोई राहुल गांधी बात- का फोन हैक हुआ, ये आप लोगों को कब पता चला? ये उस दिन पता चला जिस दिन सत्र की शुरुआत हुई थी, ये आपको उस दिन पता चला? जी देखिए, गलत तरीकों से चीजों को भारतीय जनता पार्टी रखती है। ये कह रही है इस तरह की कि हम हंगामा करने के लिए ये उस दिन मुद्दा उठा के लेके आए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब भी देखिए 17 एजेंसियों ने इस चीज का खुलासा किया, तभी हमारे संज्ञान में आया कि इस तरह की चीजें जो है वो कर सकते हैं। और देखिए, अच्छा, कर सकते हैं मतलब राहुल गांधी का फोन हैक हो सकता है? आप लोग इस संशय में थे कि राहुल गांधी का फोन हैक हो सकता है? नहीं, जो लिस्ट दिया गया है, जो लिस्ट आई है, भारत में 300 लोगों की लिस्ट है, उसमें राहुल गांधी भी है, उनके 5 जो सहयोगी भी हैं। तो इस तरह का खुलासा भी हुआ है। जो शिकायत दर्ज आप लोगों ने नहीं कराई, एफआईआर आप लोगों ने नहीं नहीं कराई, शिकायत दर्ज आप लोगों ने नहीं कराई, एफआईआर आप लोगों ने नहीं कराई, सिर्फ और सिर्फ हंगामा किया है, हंगामा के अलावा कुछ नहीं किया है। आलोक जी अपनी बात रखिए, बोलिए। पहले मैं दिलीप जी की बात को थोड़ा जवाब देना चाहूंगा। हाँ। जो इन्होंने कहा कि मैंने वोट बैंक की राजनीति की बात की है, वोट बैंक की राजनीति विपक्ष को नजर आया, हम सही राजनीति इतनी ज्यादा ओबीसी को और शेड्यूल कास्ट को हमने एमएलए और एमपी बना के लाए हैं, तो अपने आप में यह दर्शाता है कि हमको उनकी कितनी चिंता। और रही बात रत्नाकर जी ने कहा कि ये शहरी पार्टी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, तो अपने आंकड़े सुधार लें। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको शहरी पार्टी कहा जाता था। आज हम लद्दाख पहुंच चुके हैं, हम मिजोरम पहुंच चुके हैं, हम आसाम पहुंच चुके हैं, हम वेस्ट बंगाल पहुंच चुके हैं, हम लेकिन पैगासस की जांच नहीं करा सकते। हर जगह पहुंच गए हैं, लेकिन पैगासस की जांच आप नहीं करा सकते। 60% हमारे जो सांसद चुन के आए हैं वो गांव गवई से चुन के आए हैं अपने आंकड़े सुधार। और ये जब की बात करते हैं पास करने की, तो टेस्ट मैच में वॉकओवर भी होता है। जब आप काम ही नहीं करोगे, कुछ करने ही नहीं दोगे, तो हमको तो वॉकओवर मिलेगा ही, क्योंकि आपने करने नहीं दिया। राष्ट्र हित में, देश हित में जो बिल लाना है हम उसको लाएंगे और उसको पास कराएंगे। आप बैठे रहो अपने घर में, ताली बजाते रहो। और जो इन्होंने बात कही कि पेगासस की जांच होनी चाहिए, 17 एजेंसियों ने बताया है। ये फ्रांस में बैठे हुए लेफ्ट विंग ओरिएंटेड लोग हैं। इनका प्रमाण क्या है? आपने सोचा कि अगर राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके की आलोक जी जांच हुई ठीक है, एक है, सवाल सुनिए। आलोक जी ठीक है, एक सवाल सुनिए। अगर सरकार पर सवाल उठे, ठीक है, आप सुन लीजिए। आलोक जी सुन लीजिए, ठीक है, आप सवाल सुन लीजिए। अगर सरकार पर सवाल उठते हैं, एक आप सुन लीजिए पहले। आलोक जी एक सवाल तो सुन लीजिए। हो गया ना, हो गया, ठीक है, हो गया, हो गया आलोक जी सुनिए। आप बताए गए थे, पैसे बताए गए थे। आप सुनेंगे नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। आप सुनेंगे नहीं तो आप सुनेंगे नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपसे सवाल लूंगी, एक ब्रेक लेना होगा, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आलोक जी, सवाल मेरा आपसे होगा, अगर देश भर की विपक्षी पार्टियां आप पर सवाल उठा रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको कोई सबूत पेश कर देना चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपको जांच करा लेनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि इन आरोपों का जवाब दे देना चाहिए? इस तरीके से अगर सरकार घुटने टेकती रही, आज देश में बहुत सी मांगे उठ रही हैं। अगर आप जवाब दे देंगे तो उसमें जवाब देना घुटने टेकना नहीं होता है। जवाब देना घुटने टेकना नहीं होता है। मुझे थोड़ा प्लीज बोलने का मौका दीजिए। बोलिए। कम से कम 5 पृथक राज्य की मांग उठ रही है, वर्षों से उठ रही है, धरने प्रदर्शन हो रहा है उसके लिए। सरकार घुटने टेक के 5 राज्य बना दे। ये मुट्ठी भर किसान
ये कह रहे हैं कि देश के किसान, पूरे देश में आग जली हुई है। अगर इस तरीके की आग देश में जली होती तो खाद्यान्न संकट पैदा हो जाता है देश में। भरपूर मात्रा में खाद्यान्न की पैदावार हो रही है। ये मुट्ठी भर लोग स्पॉन्सर्ड, बाहर के विदेशी धनों से स्पॉन्सर्ड लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी को हम घुटने पे ला दें। कतई नहीं होगा ये। अभी 7 दिन पहले हमारे कृषि मंत्री ने कहा हम वार्ता के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं आए वार्ता के लिए? और रही बात पेगासस की, तो सदन पे, लोकसभा में सदन के पटल पे माननीय मंत्री ने ये बयान दिया कि हमने कोई पेगासस की जांच नहीं करवाई है और हमारे यहाँ इस काम को करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है, जिसके तहत कैबिनेट सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, सारे लोग के इन्वॉल्वमेंट होने के बाद इस तरीके की कोई जांच होती है। तो आप क्यों नहीं इस बात को मानते हैं कि जब मंत्री ने कहा सदन पे कि हमने नहीं किया है तो हम उसको मान लें? ठीक है दिलीप जी, सत्ता पक्ष को भी आप सुन रहे हैं, विपक्ष को भी आप सुन रहे हैं। विपक्ष पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है यहाँ पर ये साबित करने की सरकार चोर है, और सरकार बिना जांच के खुद को साबित करने की कोशिश कर रही है कि नहीं, हम चोर नहीं है। इससे पता चल रहा है कि ये लोग अपनी राजनीति के चक्कर में पब्लिक के पैसे को बर्बाद कर चुके हैं, कर दिया है। काजल जी, मैं आपका चैनल, राजनीतिक पार्टियां, उसके बैठे हुए प्रवक्ता, सबके सब कानून से घिरे हुए हैं। कानून के बाहर कोई नहीं है। अब मैं भाजपा और जो ये पेगासस की जासूसी को लेकर के बात चल रही है, ये सरकार को अगर लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में ऐसा कराना जरूरी है तो वो सरकार करा सकती है। लेकिन अब भाजपा के प्रवक्ता से मेरे 2-3 सवाल हैं कि साहब, ये नेशनल सिक्योरिटी कहां परिभाषित की गई है, जरा ये बता दीजिए। आपको संविधान में ये पावर दे दी गई है, आपने स्टेट्स को ये पावर दे दी कि आप किसी को भी ओबीसी और माइनॉरिटी बना देंगे, और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, आपने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया। लेकिन साहब, माइनॉरिटी कौन होगा और बैकवर्ड कौन होगा, ये किस कानून में आपने डिफाइन किया है? आपने कहीं डिफाइन नहीं किया। अब ये बताइए, आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया कि सरकार जिसको चाहेगी, आपने एक टर्म दिया है कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग। तो साहब ये बताइए, अभी आपने कहा भाजपा के प्रवक्ता ने कि हम मिजोरम पहुंच गए, कहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए, वहां से हमने एमपी बना दिए, एमएलए बना दिए। तो साहब, जिसको आपने एमपी और एमएलए बना दिया, या जो आईएएस और आईपीएस बन गया, वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैसे रह गया? उसको रिजर्वेशन कैसे दे रहे हैं आप? और रिजर्वेशन का उद्देश्य क्या जाति को बढ़ाना है कि व्यक्ति को बढ़ाना है? अगर व्यक्ति को बढ़ाना है तो ये जो एमपी एमएलए जिनको आपने बना दिया, इनको रिजर्वेशन क्यों? क्या ये एमपी एमएलए आईपीएस आईएएस बनने के बाद भी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गए? नहीं रह गए। ये सारा सगुफा पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल है, वोट बैंक के लिए है और जातिगत बढ़ावा देने के लिए है, ताकि आपको फायदा मिले। आप किसी व्यक्ति और देश का विकास नहीं चाहते हैं। और रिजर्वेशन का आधार ये नहीं था महोदय, रिजर्वेशन का आधार ये नहीं था। रिजर्वेशन का जो आधार था वो खत्म हो गया, वो खो गया, आपके राजनीतिक उद्देश्यों में वो खो गया। और ये दोष आपका नहीं है, मैं यहां दोष किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं दूंगा, मैं दोष अपना दूंगा। मुझे रिजर्वेशन मिल रहा है, मैं नहीं चाहूंगा सरकार इसको खत्म करे। सरकार क्यों खत्म करेगी? सरकार को तो डबल बेनिफिट हो रहा है, और सरकार बढ़ाती चली जा रही है, बढ़ाती चली जा रही है। अभी मेडिकल एजुकेशन में 27% बढ़ा दिया। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 29 नई जातियों को ओबीसी में कैटेगराइज कर दिया। लोग कह रहे हैं बड़ा अच्छा कर दिया। साहब, किस बेसिस पे कर दिया? आपने कायस्थों को ओबीसी में कैटेगराइज कर दिया। मैं पूछता हूं, कौन से बेसिस पे किया? कायस्थ आपको सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड कहां से लगता है? क्या आधार है? कौन सा कानून आपको ये कह रहा है कि ये डेफिनेशन, इसके आधार पर हम ये निकाल के चले आ रहे हैं? ये सिर्फ आपकी मंशा है, वोट बैंक को अट्रैक्ट करने की आपकी पॉलिसी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आलोक जी, और अगर आप देश की तरक्की चाहते हैं तो आप ब्रेन को बढ़ावा दीजिए। जाति से देश की तरक्की नहीं होगी। जाति से और सिर गिनाने से सरकारें बनती हैं, देश नहीं चलता है। आलोक जी जवाब दीजिए, क्योंकि कई ऐसे सवाल दिलीप जी ने पूछे हैं जो कि आपको आंकड़े तक बताने पड़ेंगे। यशवर्धन जी ने कहा है कि हमने एमएलए और एमपी बना दिए। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। एमएलए और एमपी जनता ने बनाई है। अरे आपने टिकट तो दिया, आपने अभी कहा ना कि हमने बनाया, आपने भी कहा था ना। चलिए, जनता ने बना दिया। मैं कहता हूं जनता ने, आपकी बात मान लेता हूं कि जनता ने बना दिया।
अब वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैसे रह गए ये बता दीजिए। आपके कहने का मतलब कोई एमपी बन गया तो सोशली इकोनॉमिक से ऊपर उठ गया वो? हाँ तो और क्या हो गया, और क्या क्राइटेरिया होता है भाई? आप कोई क्राइटेरिया साइन करेंगे कि जो करोड़पति बन गया वो भी एससीबीसी में आ जाएगा और जो जिनका 100 रुपया नहीं कमा पा रहा वो भी एससीबीसी में आ जाएगा, तो कोई पैरामीटर रखेंगे कि आपकी मर्जी चलती रहेगी? पैरामीटर है, उसका मापदंड तय है। क्या है बताइए? बैकवर्ड इनके आर्थिक स्थिति के ऊपर इनका मापदंड तय है। शायद आप तो एमपी एमएलए का आर्थिक स्थिति खराब होती है। एमपी एमएलए एमपी इस देश का सर्वोच्च पद पे बैठता है, उसकी सामाजिक स्थिति खराब होती है। आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए। ठीक है, बोलिए बोलिए। मैं कोई सवाल करूंगा। आपका ये कहना कि कोई एमएलए बन जाए, कल को कोई मुखिया बन जाए, कोई सरपंच बन जाए, कोई एमपी बन जाए तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड से वो ऊपर उठ के खड़ा हो जाता है। ऐसे लोग हैं जो 6-6, 7-7 बार एमपी और एमएलए रहे हैं और तन्हाली में जिंदगी बिता के, बीमारी में जिंदगी बिता के और मर गए। अब रिजर्वेशन का क्या फायदा हुआ सर? एमपी एमएलए बनने के बाद रिजर्वेशन का क्या फायदा हुआ फिर? अरे कोई परमानेंट सीट है एमएलए और एमपी का कि जब आप उसकी स्थिति में सुधार नहीं ला पाए, 6 बार 7 बार एमपी रहने के बाद वो बदहाली में मर गया, तो फिर रिजर्वेशन का फायदा क्या हुआ? आप मुझे बोलने दीजिए, आप बार बार टोक रहे हैं। ठीक है, बोलिए। मैं भी आपको फिर रत्नाकर जी बोलेंगे, और बोलिए जल्दी। वो भी बोलना चाह रहे हैं इसी मुद्दे पर कुछ। दूसरी बात कि ये आरक्षण कब से चालू हुआ, ये किसकी देन है आरक्षण? क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था? पढ़ा तो रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? ये कांग्रेस शासन में आरक्षण आया था। और अब हम जिन लोगों को देखते हैं कि वीक है और बैकवर्ड है, जिनको आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उनको ही समावेश दिया जाता है और उसके लिए बाकायदा एक चार्टर ऑफ रूल्स है जिसके तहत अगर वो फिट बैठता है तभी उसको मिलेगा। ये ब्लाइंडली नहीं है कि किसी को दे दो। आप इस चीज को सुधार लें। और ये हमारी देश तो पूछ रहा हूं कौन से रूल्स हैं? ये कांग्रेस कौन से कानून में परिभाषित किया है आपने? कांग्रेस पार्टी की देन है, ये एआईएडीएमके और डीएमके की देन है। रूल बताएंगे कुछ? आलोक जी रूल बताएंगे कुछ? रूल बताएंगे कुछ? अरे तो आपने कांग्रेस की कुरीतियों को खत्म किया, ये कुरीति में खत्म कर दीजिए। इसका भी सहरा अपने सर बांधिए। क्यों कांग्रेस ने इस देश में दीपक फैला रखी थी, आपने टर्माइट भर के उस दीपक को मार दिया। आप तो साहब उस दीमक को पाल रहे हैं, उस दीमक को बढ़ा रहे हैं, फिर आप ये सहरा अपने सर क्यों बांध रहे हैं? मैं आपसे रूल पूछ रहा हूँ, बताइए ना। मैं आपसे कानून पूछ रहा हूँ, बताइए ना। कौन से कानून में आपने परिभाषित किया कि ये पैरामीटर होगा? जी थोड़ा सा ध्यान रखें। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश प्रगति कर रहा है, आने वाले समय में ये चीजें स्वतः खत्म हो जाएंगी। बस ये तरक्की ही बताई जाती है आलोक जी, आप लोगों की तरफ से ना तरक्की ही बताई जाती है, लेकिन तरक्की के पीछे की जो गहराइयां हैं वो नहीं बताई जाती हैं। ये होता है, ये भाजपा के जो प्रवक्ता होते हैं उनके साथ होता है। तरक्की तो बताई जाती है कि मोदी जी के नेतृत्व में तरक्की हो रही है, लेकिन उस तरक्की के पीछे की गहराई क्या है वो नहीं बताई जाती है। रत्नाकर जी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए रत्नाकर जी। आपने बिल्कुल हमने आगे किया है। 1-2 दिन का कोड नहीं था, 60-70 साल का लूटा हुआ खजाना और बैठा हुआ को उठा के रिजर्वेशन ने तो सारा बचा के रखा है ना, बाकी खजाना तो कांग्रेस ने लुटवा दिया। रिजर्वेशन बड़ा पहरेदार बन के देश की रक्षा कर रहा है, जिसको आप भी रक्षा कर रहे हो और आप भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस की खराबी नहीं दिख रही है उनको बोलने दीजिए। इसके अलावा सब खराब है कांग्रेस में। सिर्फ कांग्रेस ने जो है रिजर्वेशन की पॉलिसी अच्छी बनाई थी, है ना? कांग्रेस ने भी गलत किया था और आप भी गलत कर रहे हैं। दिलीप जी समय दीजिएगा थोड़ा। बोलिए आपका समय है, बोलिए। जी देखिए क्या है, बहुत सारी चीजें मैंने सुना, दिलीप जी से भी सुना और आलोक जी से भी सुना मैंने। हाँ। पहली चीज तो मैं ये गर्व है हमारी पार्टी को कि हमने संविधान में आरक्षण का प्रावधान लाया। हाँ। ये मैं टीवी चैनल पे बैठ के बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हम वो चाहते हैं। देखिए हम गांधी जी की परिपाटी पे चलने वाले लोग हैं। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति को वही सारी सुविधाएं मिली, वही सब सुविधाएं मिले जो पहली पंक्ति में बैठा हुआ पहले व्यक्ति को मिले। ये हमारी सोच है और उसी सोच के लेके हम लोग आगे बढ़े हैं और यह रिजर्वेशन की पॉलिसी लाए हैं। लेकिन आप अपने स्वार्थ की भावना से उसमें कुछ अमेंडमेंट करते रहे हैं, वो ठीक नहीं है, जिसका हम विरोध आने वाले समय में जब हम सत्ता में आएंगे तो वो सारी चीजों को ठीक करेंगे। पहली चीज रिजर्वेशन पे। दूसरी बात ये कह रहे हैं जी, सुन लीजिए आलोक जी, सुन लीजिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो है हम लोगों ने सदन को चलने नहीं दिया है
और सदन पे जो है कि हम हंगामा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपने नहीं चलने दिया है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। देखिए क्या है, शायद आलोक जी को याद नहीं है या इनके मस्तिष्क के वो चीजें विस्मृत हो गई हैं कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी ने कहा था, जब भी वो विपक्ष में बैठे थे तभी उन्होंने कहा था कि सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देना और अपनी मांगों पे अड़े रहना, यह भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अब इसको ये स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये इनके ऊपर निर्णय, इनके ऊपर डिपेंड करता है। जी, दूसरी बात सदन के ही उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि यही है भारतीय जनता पार्टी है। जब यूपीए की 2 की सरकार हमारी थी तो इन्होंने 66% लोकसभा का और 61% राज्यसभा का समय नष्ट किया था। वही अब आप कर रहे हैं, वही अब आप कर रहे हैं रत्नाकर जी, जो उन्होंने किया वही आप 100% कर रहे हैं। मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। इन्होंने जो किया तो वो लोकतांत्रिक, मैं तो आपको कह रहे हैं वो अलोकतांत्रिक। अरे सुन लीजिए साहब, मेरी बात पहले, आलोक जी मेरी बात पहले सुन लीजिए। हम जो करें वो अलोकतांत्रिक, ये जो करें वो लोकतांत्रिक। आज राहुल गांधी जी सदन में गाड़ी लेके पहुंचते हैं, ट्रैक्टर लेके पहुंचते हैं, तो वो अलोकतांत्रिक। वही 1973 में जब अटल जी बैलगाड़ी लेके सदन में पहुंचते हैं तो वो लोकतांत्रिक। आज राहुल गांधी जी में मंदिर में जाते हैं और अपनी हिंदूवादी छवि को वहां पे दिखाते हैं और हिंदू देवी देवताओं को जो उनका पूर्वजों के मंदिर में जाते हैं तो वो दिखावा। और ये जो है हिंदुत्व का जो चोला पहने हुए, आडंबर का चोला पहने हुए भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अपना निर्णय बताते हुए राम मंदिर पर सुनवाई होती है तो इनका फैसला इनकी लोकतांत्रिक। जब भी राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, सुन लीजिए 2 मिनट और दीजिए, बहुत देर तक आप बोले हैं। राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था और शिलान्यास किया था। हम लोगों को क्या आप हिंदुत्व और हिंदूवादी होने का सबक सिखाएंगे? आप लोगों ने यही सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी जब ही, तो कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकाले गए थे, तो इन लोगों की मिली जुली सरकार थी, वीपी की सिंह के साथ इनका गठबंधन था। उस समय इनको कश्मीरी पंडित याद नहीं आते थे, उस समय इनको हिंदुओं की याद नहीं आई है। और आज वही पीडीपी के साथ जब इन्होंने सरकार बनाया था तो उस समय कश्मीर में इनको लोकतंत्र दिख रहा था। आज जो है वह हम जब चीजों को करने जा रहे हैं या करते हैं या बोलते हैं तो वह चीजें अलोकतांत्रिक लगती हैं। सुनिए साहब, तीसरी बात आपकी और एक मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि हम झूठ मूठ का ये पेगासस का मुद्दा उठा रहे हैं। फ्रांस की सरकारी एजेंसी ने खुद एनएसओ कंपनी पे छापा मारा और जांच किया। उन्होंने पाया, सरकारी एजेंसी की बात कर रहा हूं, हमने कहीं अपने एजेंट वहां नहीं भेजे हैं। सरकारी एजेंसी ने पाया कि वहां पे पेगासस जो है स्पाईवेयर का हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया गया है और अन्य देशों में इस्तेमाल किया गया है। और आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप सबूत लेके आइए तब हम जांच करेंगे। सरकार में बैठे हैं आप, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है तो आपको पेगासस स्पाईवेयर पे जो जासूसी हुई है कि नहीं हुई है इसकी जांच करनी चाहिए। हम तो आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, क्या आपने एनएसओ से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है कि नहीं खरीदा है? हाँ या ना में जवाब तो दीजिए, लेकिन आप जवाब नहीं देंगे और ना ही जवाब देने की स्थिति में है। पूछ लेते हैं, हालांकि जवाब तो सरकार के पास भी नहीं है। हाँ या ना का जवाब तो सरकार के पास भी नहीं है। आलोक जी, जवाब है कोई? सदन के पटल पे कहा मंत्री ने कि हमने जासूसी नहीं कराई है, और उससे ज्यादा आपको क्या बयान चाहिए? मैंने फिर कहा कि लेफ्ट ओरिएंटेड विंग के लोग जो है इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया और उसके ऊपर हम कार्रवाई। इजराइल में एनजीओ ने मना है कि हमने कोई इस तरीके का चीज नहीं बेचा है भारत सरकार को। फिर ये कह रहे हैं कि मान जाइए, और ये कह रहे हैं लोकतंत्र की बात। अरे आपकी तो कांग्रेस की तो पैदाइशी लोकतांत्रिक है। 4, 5, 6, 7 पूछ से आप एक ही आदमी को ढोए आ रहे हैं। आलोक जी एक सवाल सुनिए आप, ठीक है आलोक जी एक सवाल सुनिए। जब इलेक्शन का समय होता है ना तो हम देखते हैं, बंगाल में इलेक्शन हुआ था, सीबीआई भी पहुंच जाती है, ईडी भी पहुंच जाती है, सब कुछ हो जाता है जब इलेक्शन का समय होता है। अगर यहाँ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है जांच के लिए, तो जांच नहीं हो सकती क्या?
वैसे भी फिर आप लोगों पर ही सवाल उठते हैं। एक मिनट बस एक चीज और सुनिए, एक चीज आलोक जी पहले पूरा सुन लीजिए, पहले पूरा क्योंकि फिर विपक्ष की तरफ से यही कहा जाता है कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग सब कुछ आपके अंडर में काम करता है, आप जो कहते हैं वही काम किया जाता है। इसका जवाब लूंगी, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आलोक जी, सवाल मेरा आपसे ही है, जांच कराने में दिक्कत क्या है? ऐसी स्थिति आएगी तो हम समझेंगे कि जांच करानी है, जांच कराएंगे। अभी कोई और स्थिति चाहिए? देखने वाले नहीं। संसद को स्थगित कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए, अभी कोई और स्थिति चाहिए क्या? कोई और स्थिति चाहिए? इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है? अहंकारी सरकार है, ये दम्भ है, विपक्ष की बातें नहीं सुनना इनके दम्भ को दर्शाता है। लोकतांत्रिक है, इस तरीके से सरकार को आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। हम जनता के द्वारा से जुड़ा हुआ मामला है, अगर सरकार मनमानी करे तो ठीक है। तो ये इनके पास बोलने के अलावा क्या प्रूफ है कि हमने पेगासस से जांच करवा लोगों के? फ्रांस ने जांच कराया, उसने पाया, जांच करा सरकारी एजेंसी, उन्होंने पाया, यानी उसमें जो नंबर्स निकले हैं 17 देशों की एजेंसियों ने। जब इजराइल के सरकार ने एनजीओ से पूछा, उसने स्पष्ट रूप से कहा हमने भारत सरकार को इस देखिए आलोक जी नहीं बेचा। आलोक जी, अगर विपक्ष झूठ बोल रहा है या अगर विपक्ष को आप कह रहे हैं कि नहीं वो कुछ भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो आप जांच करा लीजिए ना। जांच कराने में क्या आपको हर्ज है? सुनिए, आप नहीं कराएंगे जांच, नहीं कराएंगे क्यों? हम तो जांच आप लोग इन्वॉल्व हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई का आपने फोन टैपिंग कराया। जिस महिला ने रेप केस का आरोप लगाया था रंजन गोगोई से, उस महिला के घर के 11 सदस्यों का आपने फोन टैप कराया। किस लिए कराया सर? इसलिए कराया कि आप कहीं न कहीं दबाव बना सके, आप जुडिशरी पे दबाव बना सके, आप मीडिया वाले लोगों पे दबाव। आप देखिए, आप कर्नाटक और प्रदेश में जब सरकारें गिरी, उस समय भी आप लोगों ने इसी वजह से जासूसी करा के और सरकार गिराया। ठीक है, ठीक है, एक एक करके बोलिए, दोनों की बात समझ आ जाएगी। एक एक करके बोलेंगे तो दोनों की बात समझ आएगी, एक एक करके बोलेंगे तो। आलोक जी, आप पूरा करिए, जल्दी पूरा करिए। इनके हिसाब से, रत्नाकर जी के हिसाब से तो मोदी जी डिक्टेटर हैं और पूरा भाजपा डिक्टेटर है, लेकिन ये मांग आप मान नहीं रहे हैं। बिल्कुल असत्य है। महंगाई कंट्रोल कर नहीं रहे हैं। अगर कहीं डिक्टेटरशिप है, ठीक है, कांग्रेस सरकार बना दिए हैं। 5 हो रहे हैं। यही वजह है जो आज संसद स्थगित हो गई अनिश्चित काल के लिए। यही वजह है, यही लड़ाइयाँ वहाँ भी होती थी, यही वाली लड़ाइयाँ हमने संसद में देखी है, और यही वजह है कि संसद को स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, दिलीप जी, मंशा आपको क्या लगी? ठीक है, आलोक जी आती हूँ। आलोक जी, आपका रिएक्शन लेंगे। ठीक है, ठीक है, आलोक जी आपका रिएक्शन लेंगे। दिलीप जी, मंशा, ठीक है, आएगा आपका नंबर, आपका नंबर आएगा। हमारा एक सच्चा और ईमानदार कार्यकर्ता था। ठीक है, आपका ऐसी कमी है ऐसे लोगों की। ठीक है, आपका नंबर आएगा। दिलीप जी, संसद स्थगित होना सिर्फ ये पेगासस का मुद्दा है, क्योंकि इसी पर हंगामा हुआ है। हमने सिर्फ इस पर हंगामा होते हुए देखा है। रत्नाकर जी, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, रत्नाकर जी आपकी बारी आएगी। अपनी बारी पर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, सबको बोलने का मौका देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कि ये लोग सब कुछ को खरीद रहे हैं, जुडिशरी खरीद लिया, सीबीआई खरीद लिया, खरीद लिया, चुनाव आयोग खरीद लिया, और लगातार हम सब जगह चुनाव जीते। अगर हम बंगाल में सबको खरीद लिए होते तो ममता जी की जगह हमारी सरकार होती। आलोक जी, जरा दूसरों को बोलने दीजिए, दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी, दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको भी बुलाया गया, जरा बोलने का मौका दीजिए। ठीक है, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी और किसकी आ गई, इस पे भी जवाब दे दीजिएगा आलोक जी। जवाब लेंगे रत्नाकर जी जवाब लेंगे। ठीक है, रत्नाकर जी जवाब लेंगे, अपनी बारी का इंतजार कर लेते तो ज्यादा अच्छा होगा, अपनी बारी का इंतजार करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। दिलीप जी, आपका रिएक्शन, क्योंकि मंशा साफ है,
उसका मुद्दा उठाया गया, सिर्फ और भूल सिर्फ गए इस चीज हंगामा को। किया गया, संसद स्थगित हो गई है, उसकी वजह सिर्फ यही है, सरकार जांच कराना नहीं चाहती है। उसके कितना पीछे मंशा स्टेट क्या हो सेक्टर का सकती है? पैसा विपक्ष बर्बाद हुआ लगातार है। कह रहा है कि सरकार चोर है, दोनों के पीछे मंशा आपको क्या लग रही है? 133 करोड़ रुपया। मैं 2-3 बातें कहता हूँ। हम्म, एक तो सरकार हो या विपक्ष हो, दोनों की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है संसद की मर्यादा को बनाए रखने की, लेकिन निभाते क्योंकि नहीं है। दोनों को दिक्कत वही है, निभाते दोनों को जनता के वोट ने ही चुन के वहां पहुंचाया है, कोई अपने मन से नहीं पहुंचाया है। अब जिस जनता ने वोट देकर के उनको वहां तक पहुंचाया, उस जनता का वोट देने के बाद अधिकार खत्म हो जाता है। अब सांसद विधायक काम करे ना करे, माइक उखाड़े, गाली दे, झगड़ा करे, कूदे फादे, कुछ भी करे, जनता 5 साल तक कुछ कर नहीं सकती है। सरकार जो नौकरी देती है, अगर उसका अधिकारी या उसका कर्मचारी कुछ नहीं करता है तो सरकार के पास ये पावर है कि वो उसको सस्पेंड कर दे या नौकरी से निकाल दे। संविधान में कहा जाता है कि जनता सर्वोपरि है, ये गलत बात है। जनता कहां सर्वोपरि है? जनता ने तो वोट दे दिया, अब 5 साल तक कुछ नहीं कर सकती। सांसद कुछ करे चाहे ना करे, विधायक कुछ करे चाहे ना करे। और ये जो संसद की मर्यादा को बार बार खंडित किया जाता है, चाहे पक्ष के द्वारा और चाहे विपक्ष के द्वारा, इसका सबसे बड़ा कारण ये है, मैं ये बार बार कहता हूं कि जब आप किसी व्यक्ति को संसद में भेजें तो उसको संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कैसे करना चाहिए, इसके लिए उसको संविधान पढ़ाया जाना चाहिए। जो संविधान का एग्जाम पास करे उसी की एलिजिबिलिटी बननी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिसकी जाति ज्यादा है, जिसके पास बाहुबल जाता है, जिसके पास पैसा जाता है, वो संसद पहुंच जाता है। तो जब संसद पहुंच जाएगा तो जिस आचरण के तहत वो संसद पहुंचेगा वही आचरण तो वहां जाके करेगा। पद मिलने से किसी का आचरण बदल जाता है क्या? किसी की आदतें बदल जाती हैं क्या? नहीं बदलती हैं। आप संसद की मर्यादा पढ़ाइए, संसद के संविधान को पढ़ाइए, संविधान के सामाजिक सिद्धांतों को समझाइए, वो किसी को पता नहीं होता है। तो संसद उसको लगता है कि जैसे आम पब्लिक प्लेस पर वो करता है, या वो जो आम जिंदगी में जिस तरीके से बिहेवियर करता है, वही बिहेवियर वो संसद में खड़ा होकर करता है। ये गलत है, ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, अमर्यादित है, असामाजिक है। लेकिन इस पर रोक लगाएगा कौन? तो दुर्भाग्य से इस पर रोक लगाने का अधिकार भी इन्हीं लोगों के पास है जो ये अमर्यादित काम करते हैं। लेकिन ये देश हित में सोचेंगे, सर्वहित में सोचेंगे, समाज हित में सोचेंगे तो ये कर पाएंगे। लेकिन ये जाति हित में सोचेंगे, ये आरक्षण हित में सोचेंगे, ये राजनीतिक हित में सोचेंगे, ये व्यक्तिगत हित में सोचेंगे, तो ये आचरण कभी खत्म नहीं होगा। एक चीज और है दिलीप जी, आपको क्या लग रहा है, सरकार बच रही है जांच से? नहीं, मैंने अभी कहा आपसे कि अगर देश की सुरक्षा के लिए ऐसा कराना जरूरी है तो सरकार के पास ये अधिकार हैं और उसको कराना चाहिए, लेकिन असंवैधानिक तरीके से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, किसी के लिए भी नहीं। आपको इसका आधार देना पड़ेगा। सरकार भी कानून से बंधी है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर सरकार कोई भी काम कर रही है तो वो कानूनी दायरे में रह के ही करेगी, और विपक्ष अगर उस पर सवाल उठा रहा है तो उसका स्पष्टीकरण देना सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष के पास आधार, क्योंकि विपक्ष के पास आधार सिर्फ इतना सा है कि वो विदेशों का एग्जाम। खुलासा करिए, आप ये कह सकते हैं कि हम आज नहीं बताएंगे आपको, आप इंतजार करिए, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करी जाएगी। आप ये बताइए कि आपने जासूसी कराई, आपने ये गलत पाया, आप इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, चाहे कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, चाहे किसी आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, चाहे एक कमेटी बना दीजिए। लेकिन आपने अगर जासूसी कराई है तो आपको उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, नहीं कराई है तो आपको ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी। और अगर विपक्ष भी ये सवाल नाहक ही उठा रहा है, बिना आधार के उठा रहा है, देखिए जब कानून की भाषा में अगर मैं किसी पर कोई इल्जाम लगा रहा हूं तो ये पहले मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। हाँ। अगर विपक्ष सरकार पर इल्जाम लगा रहा है कि सरकार ने जासूसी कराई है तो ये पहले विपक्ष को सिद्ध करना पड़ेगा कि सरकार ने जासूसी, लेकिन विपक्ष नहीं कर पा रहा, विपक्ष नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये बात तो कपिल सिब्बल भी कह चुके हैं। ये बात राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल ये बात कपिल सिब्बल भी कह चुके हैं कि उनके पास आधार नहीं है, सबूत नहीं है कपिल सिब्बल के पास भी। और अगर विपक्ष ये सिद्ध कर देता है तो उसका खंडन करना सरकार की जिम्मेदारी है। आलोक जी जल्दी अपनी बात रखिए। आलोक जी, मैं दिलीप जी से सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या भारत की सरकार किसी भी विपक्ष द्वारा कोई भी चीज उठा दिया जाए तो उस पर घुटने टेक दे? आपने मेरा पूरा वर्डिक्ट नहीं सुना आलोक जी, आपने मेरा पूरा बात ही नहीं सुनी। मैंने क्या कहा कि विपक्ष अगर इल्जाम लगा रहा है तो पहले ये विपक्ष को सिद्ध करना पड़ेगा। अगर विपक्ष नहीं सिद्ध करता है तो आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष सिद्ध करता है तो फिर आपकी संपूर्ण जवाबदेही है। स्विस बैंक का ये घुटना टेकना नहीं है,
आप अगर कोई काम करा रहे हैं तो आप यही कहते हैं कि आप देशहित और जनहित में करा रहे हैं। आप प्रजातंत्र से बंधे हैं तो प्रजातंत्र ठीक है आलोक जी बोलिए। ठीक है आलोक जी जवाब दे रहे, समय कम है, समय भी कम है, बोलिए आलोक जी बोलिए। दूसरे पैरी का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है बोलने बोलिए। दीजिए। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कोमल जी, अभी से कुछ दिनों पहले स्विस बैंक का एक पूरा चिट्ठा आया था जिसमें व्यक्तिगत नाम थे, उसके बगल में कितनी रकम उसकी है बैंक में वो भी लिखा हुआ था। क्या सरकार क्यों नहीं किया? आप मुझे बोलने दीजिए, क्या सरकार उन लोगों को उठा के बंद कर दी या बंद कर देती? क्या आधार था उसका? इनके पास क्या आधार है कि हमने जांच करवाई है और इनके नेताओं के विरुद्ध? सरकार पैदा करे तो हम है, जांच कराने का अधिकार उसको है। आप विपक्ष को कह रहे हैं जांच कराइए, आपकी बौद्धिक रत्नाकर जी सबूत तो आपके पास में नहीं है। रत्नाकर जी ठीक है रत्नाकर जी सबूत आप लोग के पास में नहीं है। कपिल सिब्बल खुद कहते हैं कि उनके पास सबूत नहीं है। कपिल सिब्बल ने तो कोर्ट में जाकर बोल दिया। जांच कराएं? ऐसे उंगली उठाने से जांच कराते फिर तो हम सारा काम छोड़। सिब्बल जी इतने बड़े वकील हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि सबूत नहीं है तो फिर इसका मतलब कोई आधार ही नहीं। रत्नाकर जी जवाब दीजिए, रत्नाकर जी जवाब दीजिए। ठीक है आलोक जी उसको जवाब लेते हैं, आपका ही जवाब ले रहे। ठीक है आपका जवाब ले ले। रत्नाकर जी अगर कपिल सिब्बल बोल देते हैं कि उनके पास सबूत नहीं है, अब आगे क्या रह जाता है? कितनी बातों का इनको जवाब दिया जाए ये बताइए। फ्रांस में जो राफेल में इन लोगों ने घोटाला किया 500, मैंने जो सवाल पूछा ये जवाब दीजिए। वो नहीं क्योंकि समय कम है रत्नाकर जी, समय कम है, सवाल मत घुमाइए, समय कम है, सवाल मत घुमाइए। लास्ट सबूत नहीं है ना आपको, आप लोगों के पास? देखिए सबूत है कि नहीं? क्या है, देखिए इजराइल में अगर वहां पे एनएसओ कंपनी पे अगर छापा पड़ता है और ये पता चलता है, फ्रांस की सरकारी एजेंसी उसको तथ्यों को सही पाती है, तो जो पेगासस अगर वो 300 नंबर जो टेलीफोन नंबर्स है, आपके पास सबूत नहीं है ना? भारत के लोगों का भी नाम है। रत्नाकर जी कांग्रेस के पास सबूत नहीं है, का भी नाम है, तो उसमें जांच करना, इसमें अब सबूत की क्या आवश्यकता है? आप जांच करा लीजिए। आपको याद होगा एक मिनट सुन लीजिए आपको याद होगा कपिल सिब्बल से सबूत मांगा गया था, लेकिन वो सबूत नहीं दे पाए थे। उन्होंने कोर्ट में मना किया था कि सबूत नहीं है। आप लोग फिर भी जांच की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार सबूत मांगती है, उसके बाद ही चर्चा की जाएगी, लेकिन विपक्ष के पास सबूत नहीं है, फिर भी चर्चा की जिद पर अड़ा हुआ है। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की जिद की वजह से संसद को स्थगित कर दिया गया है, वो भी अनिश्चित काल के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।